आने वाले कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों पहला जो टर्मिनोलॉजी काफी कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस के एक्टिविटी के दौरान में जो पहला हम एक्टिविटी करते हैं उसमें से एक है फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों फेलियर मोड्स यानी कि फेल होने के तरीके, क्या फेल होगा, द स्पेसिफिक लॉस ऑफ ए फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन हम उस प्रोसेस स्टेप से या उस प्रोडक्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, वो किस तरह से फंक्शन लॉस हो सकता है, वो फेलियर मोड्स कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, आप एक टर्निंग कर रहे हैं, इसमें टर्निंग में आप कुछ ओडी क्रिएट कर रहे हैं एक फोर्जिंग का। अब फोर्जिंग में अगर टर्निंग करने के समय में अगर आप ओडी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें फेलियर मोड क्या हो सकता है कि मेरा ओडी जो है वो अंडर साइज हो सकता है, ओडी जो है मेरा ओवर साइज भी हो सकता है ना। तो अंडर साइज होना और ओवर साइज होना ये मेरा फेलियर मोड्स कहलाएगा। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ड्रिलिंग में मेरा होल क्रिएट करना एक रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक होल डाया क्रिएट कर रहा हूँ 20 mm का, तो उसमें फेलियर मोड क्या हो सकता है, तो फेलियर मोड उसमें हो सकता है कि होल डाया जो है वो अंडर साइज हो जाएगा या उसमें होल डाया जो है ओवर साइज हो सकता है, होल में बर भी आ सकता है वगैरह वगैरह ना। ये सारे फेलियर मोड्स कहलाते हैं। यानी कि जो पार्ट, जिस प्रोसेस का या जिस प्रोडक्ट का हम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसका फेलियर मोड कहलाएगा कि उससे जो हम फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फंक्शन उसमें से लॉस कर जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है फेलियर मोड इफेक्ट। अब फेलियर मोड हमने समझ लिया था, है ना, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों इफेक्ट में हमको ये ध्यान रखना है कि इफेक्ट जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग हो सकती है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिस स्टेशन में ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है प्रोडक्ट का, या जिस प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं जहां पर वो कैरी किया जा रहा है, अगर फंक्शन लॉस करता है तो उसका इफेक्ट उस प्रोसेस स्टेप में हो सकता है, उसके अगले वाले प्रोसेस में यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में उसका इफेक्ट हो सकता है, आपके असेंबली में उसका इफेक्ट हो सकता है, जिस कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं वहां पर इफेक्ट हो सकता है, एंड यूजर में भी इफेक्ट हो सकता है। अगर आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ओईएम को अगर आप पार्ट सप्लाई कर रहे हैं तो ओईएम के यहां पर फेलियर हो सकता है। ओईएम ने व्हीकल बना के मार्केट में अगर प्रोडक्ट को सेल किया है तो एंड यूजर यानी कि जो परचेजर जिसने कार खरीदा हुआ है, अगर वो गाड़ी को चलाएगा तो वहां पर भी फेलियर हो सकता है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कोई कपड़ा बना रहे हैं या आप कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फेलियर मोड का इफेक्ट जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हो सकता है, वहां पर स्टिचिंग करने के दौरान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर जब उस कपड़े को, उस ड्रेस को खरीदेगा तो वहां पर उनको यूज करने में कुछ इंपैक्ट हो सकता है। तो इफेक्ट की जो हम बात करते हैं फेलियर मोड का इफेक्ट अलग अलग जगहों में हो सकती है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यहाँ पर, शिप टू द कंपनी यानी कि जहां पर आप बेच रहे हैं उसको, और एंड यूजर जो खरीद रहा है फाइनली, तीनों की जगह में अलग अलग इफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन हो जाएगा फेलियर मोड इफेक्ट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस और रैमिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम और पार्ट फेलियर, है ना, कि अगर पार्ट फेलियर होता है तो उसका रैमिफिकेशन क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, और वो भी देखना है कॉन्सिक्वेंस जहां पर प्रोसेसिंग किया जा रहा है वहां पर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में, असेंबली में, अपने शिप टू द प्लांट में, और एंड यूजर यहाँ पर हमें सारे जगहों में देखना है। और दोस्तों एक ही प्रोसेस में अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग इंपैक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, तो हमें सारे अलग अलग इफेक्ट को भी कंसिडर करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों ये है सिविरिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पुराने वाले वर्जन में हम आरपीएन नंबर निकाला करते थे, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जिसमें कि सिविरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन 3 एलिमेंट होते हैं जिसको कि हम नंबरिंग करते हैं। तो सिविरिटी जो है तो एक पहला एलिमेंट है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा और तीसरा जो है अकरेंस और डिटेक्शन, जिसके बारे में हम आगे में जानेंगे। तो सिविरिटी जो है यानी कि सीरियसनेस ऑफ द इफेक्ट, यानी कि जो फेलियर मोड हमने पकड़ा हुआ है उसका जो हमने इफेक्ट देखा हुआ है, अगर उस फेलियर मोड का कुछ इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कितना क्रिटिकल होगा, ये वो जो सीरियसनेस है उस इफेक्ट का वो होगा सिविरिटी रेटिंग। और दोस्तों सिविरिटी रेटिंग जो होती है जिसको हम 1 to 10 स्केल में देते हैं, डिटेल जो स्केल्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम आगे में जानेंगे। और इसका रेटिंग हमेशा हम इंपैक्ट कंसिडर करते हैं कि मेरे प्रोसेस में क्या होगा, शिप टू द प्लांट यानी कि जहां पर मैं पार्ट को सप्लाई कर रहा हूं वहां पर क्या होगा, और एंड यूजर में क्या होगा। अलग अलग जगहों में अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, इफेक्ट भी अलग अलग हो सकता है, तो हमें सारे इफेक्ट को कंसिडर करना है। और दोस्तों अगर कोई मल्टीपल इफेक्ट किसी केस में हो रहा हो, जैसे कि अक्सर होता है, तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो को यानी कि सबसे बुरे वाले हम इफेक्ट को कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से सिविरिटी का रेटिंग देंगे। और दोस्तों टिपिकली क्या होता है, हम जब सिविरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन की रेटिंग वगैरह करते हैं तो एक क्रॉस फंक्शन टीम होती है, उसके बारे में हम आगे में जानेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों फेलियर मोड कॉजेस, यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है फेलियर मोड का, उस इफेक्ट के लिए कारण क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन का एग्जाम्पल लिया था, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में होल अंडरसाइज हो जाना या ओवरसाइज हो जाना ये एक इफेक्ट हो जाएगा। सीरियसनेस क्या होगा, सिविरिटी क्या रेटिंग होगी, सिविरिटी का रेटिंग हम लोग ले सकते हैं, सपोज हमने 9 दिया रेटिंग यानी कि बहुत क्रिटिकल है ना। लेकिन
उसकी अगर हम बात करें कॉजेस की, तो होल ड्रिलिंग करने के दौरान में अगर होल अंडरसाइज हो रहा है तो क्या कारण उसके हो सकते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि ड्रिल जो है वो टिप से वेयर आउट हो गया होगा, जिसकी वजह से ये होल आया अंडरसाइज हो रहा है। तो दोस्तों कॉजेस में भी मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं एक फेलियर के। अगर मल्टीपल कॉजेस हैं तो आप मल्टीपल कॉजेस को एंटर करें, उसको लिखें। और जो कॉजेस हैं ये भी आपके डिजाइन लेवल के हो सकते हैं, प्रोसेस लेवल के हो सकते हैं। कॉजेस को लिखते समय में ग्लोबल कॉज यानी कि ब्रॉड लेवल में होलिस्टिक कॉज भी ले सकते हैं और रूट कॉज भी ले सकते हैं। अगर मल्टीपल चीजें निकल के आ रही हैं तो सारों को लिस्ट आउट कर लें, बेटर होगा। और दोस्तों कॉजेस को लिखने के दौरान में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना है कि जब आप कॉजेस की बात कर रहे हो तो सिम्टम्स को ना लिखें, सिम्टम्स नहीं लिखना है, हमको कॉज लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को बुखार हो रहा है तो शरीर का गर्म होना सिम्टम है, उसका कॉज कुछ और हो सकता है। कॉज हो सकता है कि वायरल उसको बुखार हो, यानी कि वायरस की वजह से उसको बुखार हुआ है। उसी तरह से अगर ड्रिलिंग करने के दौरान का एग्जाम्पल लें तो ड्रिलिंग में अगर होल्ड आया, अगर ओवरसाइज हो रहा है तो उसके हमें रूट में जाना है और रूट कॉज लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है अकरेंस रेटिंग। ये हमारा दूसरा रेटिंग स्केल है, यानी कि पहले जो हमने देखा था सिविरिटी का यानी क्रिटिकलिटी की जो हम बात कर सकते हैं, दूसरा जो है अकरेंस। अकरेंस को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कि जिस फेलियर मोड की हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार अकर कर सकता है, या अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में या सिमिलर प्रोसेस में क्या उसका अकरेंस हो रहा है। तो दोस्तों फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के दौरान में या एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के जो एक्टिविटीज होती है, डीपैप की एक्टिविटीज, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, तो उसको करने के दौरान में भी हम एफएमए का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट का तो डेवलपमेंट चल रहा है, अभी मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं है, तो उसका अकरेंस कैसे होगा, यानी कि पार्ट तो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, तो अकरेंस यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है, फेलियर कभी हुआ नहीं है, तो अकरेंस का रेटिंग कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम अकरेंस की रेटिंग की बात करते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है, हम उसमें सिमिलर प्रोसेस का ले लेते हैं एग्जाम्पल। यानी कि अगर आप फोर्जिंग कर रहे हैं तो जिस प्रोसेस का आप अकरेंस का रेटिंग देना चाह रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग में उसी तरह का प्रोसेस आपका ऑलरेडी चल रहा होगा, सिमिलर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, है ना। तो सिमिलर प्रोडक्ट के प्रोसेस का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है उसका आपके पास में डेटा अवेलेबल है, बैकअप होना चाहिए, है ना। उस बैकअप का इस्तेमाल करके आप अकरेंस का रेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों टिपिकली यहाँ पर रेकमेंड किया जाता है कि पिछले 3 महीने का या 6 महीने का डेटा समराइज करके रख लीजिए अकरेंस का, और उसको समराइज करके उसका एवरेज आउट कर लीजिए और उसके हिसाब से 1 to 10 स्केल का आप रेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों AIAG और VDA का जो जॉइंट वेंचर का जो नया मैनुअल है उसमें सिविरिटी का टेबल, अकरेंस का टेबल और डिटेक्शन के लिए भी टेबल दिए गए हैं। ये काफी अलग है पुराने वाले वर्जन, यानी कि जो AIAG का वर्जन 4 था, 4th रिवीजन था, उससे नया वाला जो टेबल उसमें काफी अंतर है। हालांकि अगर अकरेंस टेबल की अगर बात करें तो पुराने वाले में और नए वाले में थोड़ी सी समानताएं हैं और उसमें कुछ नए एलिमेंट ऐड किया गया है। तो दोस्तों अकरेंस रेटिंग भी सिविरिटी की तरह से इसको भी 1 to 10 स्केल में दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी न्यूमेरिकल रेटिंग किया जाएगा और ये रेटिंग जो होता है आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में या पास्ट के एक्सपीरियंस को कवर करते हुए आपको रेटिंग देना होता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों वो है फेलियर मोड कंट्रोल्स। और दोस्तों फेलियर मोड कंट्रोल्स की जब बात करते हैं इसमें हमारे 2 तरह कंट्रोल होते हैं, प्रिवेंट और डिटेक्ट। यानी कि फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए क्या कंट्रोल है और फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रोल है। तो प्रिवेंट कंट्रोल और डिटेक्ट कंट्रोल दोनों कंट्रोल का हमको जिक्र करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब हम बात करते हैं फेलियर मोड कंट्रोल की, तो जो फेलियर हो सकता है उस फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा सिस्टम लगाने वाले हैं वो यहाँ पर हमको मेंशन करना है, जिससे कि जो फेलियर मोड होने वाला है वो ना हो। और दोस्तों यहाँ पर हम डिजाइन कंट्रोल लगा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन करके अगर हम लोग DFME कर रहे हैं तो, और प्रोसेस डिजाइन करके DFME कर रहे हैं तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और डिटेक्शन के लिए भी कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका काफी सारे तरह के हम प्रिवेंशन करने के और डिटेक्शन करने के मैकेनिज्म लगा सकते हैं दोस्तों, अगर तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो काफी सारे प्रॉक्सी सेंसर्स या बजर सिस्टम, अलार्म सिस्टम हो सकते हैं। इंस्पेक्शन करना भी एक तरीके का कंट्रोल ही है, कंट्रोल प्लान बनाना, कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करना, तो क्या कोई सिस्टम लगाना, ये सारे कंट्रोल मैकेनिज्म हैं। तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके के आपको प्रिवेंशन करने के और डिटेक्शन करने के कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने हैं। जितना बढ़िया आपका कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा प्रिवेंशन करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए, डिटेक्शन का रेटिंग भी आपका उतना ही कम होगा, यानी कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों, टर्मिनोलॉजी जो दोस्तों वो है डिटेक्शन रेटिंग। हमने सिविरिटी रेटिंग समझ लिया 1 to 10 स्केल में होता है, अकरेंस रेटिंग समझ लिया 1 to 10 स्केल में होता है। उसी तरीके से दोस्तों डिटेक्शन का भी रेटिंग होता है 1 to 10 स्केल में। अभी 1 to 10 स्केल में क्या है रेटिंग, इसके लिए अलग से मॉड्यूल है, आप उनको देख लीजिएगा। फिलहाल में हम सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को ही समझ रहे हैं। तो दोस्तों डिटेक्शन रेटिंग का मतलब होता है डिटेक्ट करना, यानी कि मेरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मेरा जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कितना कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए। क्या डिटेक्ट करेगा,
ये कॉज को डिटेक्ट कर सकता है या डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो जितना बेहतर कंट्रोल होगा उतना हमारा डिटेक्शन रेटिंग कम होगा। यानी कि अगर कॉज को डिटेक्ट कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया है, और कॉज को अगर प्रिवेंट कर रहा है डिटेक्ट करके तो और भी बढ़िया है। तो प्रिवेंट कर ले कॉज को, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट लेवल का जो कंट्रोल होता है कॉज को डिटेक्ट करना, और थर्ड लेवल का जो कंट्रोल होता है वो होता है डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट करना। 3 लेवल कंट्रोल होते हैं, प्रिवेंट कॉज, डिटेक्ट कॉज एंड डिटेक्ट द फेल्ड पार्ट, यानी कि डिफेक्ट, है ना। तो 3 लेवल के होते हैं। पहला वाला सबसे बेस्ट है, दूसरा वाला मीडियम लेवल का है, और थर्ड वाला यानी कि डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट करना ये सबसे लास्ट लेवल का डिटेक्शन मैकेनिज्म है। जितना बढ़िया हमारा कंट्रोल रहेगा उतना रिस्क हमारा कम होता है। तो दोस्तों आजकल के जमाने में काफी सारे नए नए तरह के टेक्नोलॉजीज भी आ रही है। मेरा एडवाइस रहेगा जब भी आप एफएमई कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि जो नए नए लेटेस्ट जो गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं, काफी सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है दोस्तों, जिसके वजह से आप कॉजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के पुकायों के सिस्टम से आप मिस्टेक प्रूफिंग के सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं। जितना मिस्टेक प्रूफिंग का सिस्टम रहेगा उतना प्रोसेस आपका रिलायबल रहेगा, ह्यूमन एरर की चांसेस कम होती है। तो दोस्तों ह्यूमन डिपेंडेंसी को कम रखना है और पुकायों के सिस्टम या मिस्टेक प्रूफिंग की अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम तरीके से हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगला जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है एक्शन प्रायोरिटी। दोस्तों हमारे पुराने वाले वर्जन में आरपीएन नंबर का हम इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जिसमें कि सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता था। अब उस आरपीएन नंबर को रिप्लेस कर दिया गया है। अब कोई फाइनल नंबर नहीं है। नंबर वैसे है अभी भी, सिवियरिटी का स्केल जो है 1 to 10 स्केल में है, नंबर है। अकरेंस का भी जो टेबल है 1 to 10 स्केल में है, नंबर है। डिटेक्शन का भी टेबल 1 to 10 स्केल में है, नंबर है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अब नहीं किया जाता है जैसे पहले किया जाता था। एक्शन प्रायोरिटी है दोस्तों, यानी कि आपको एक्शन को प्रायोरिटाइज करना है और एक्शन को लेना ही है। और यहाँ पर नए वाले गाइडलाइंस में एक्शन प्रायोरिटाइज करने के लिए 3 कैटेगरी है, हाई, मीडियम और लो। यानी कि हाई प्रायोरिटी की एरिया जहां पर एक्शन लेना मस्ट है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ आपको लॉजिक वगैरह देना पड़ेगा, कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो डिटेल हम आगे में जानते हैं। दूसरा जो है मीडियम लेवल की एक्शन प्रायोरिटी होती है, और थर्ड जो है लो लेवल की। तो 3 लेवल दिया गया है नए वाले गाइडलाइन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है एक्शन प्लानिंग, यानी कि एक्शन को आपने प्रायोरिटाइज तो कर लिया, अब आपको एक्शन प्लान करना है। तो दोस्तों आपके एक्शन प्लानिंग जो होती है उसमें सिवियरिटी को कम करना, अकरेंस को कम करना या डिटेक्शन को कम करना, इन तीनों को कम करने का आपका एक्शन हो सकता है। तीनों को कम करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सिवियरिटी को आप तभी कम कर सकते हैं जबकि आप प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल हो। अगर प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है तो सिवियरिटी को कम नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अकरेंस और डिटेक्शन पे काम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप एक सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सीलिंग फैन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर एक रूम में 20 लोग बैठे हुए हैं और सीलिंग फैन चल रहा है और फुल स्पीड में चलते हुए फैन का अगर ब्लेड टूट जाता है तो उसकी सिवियरिटी कितनी हाई रहेगी? सिवियरिटी जो है बहुत हाई रहेगी, क्योंकि अगर ब्लेड टूट गया तो किसी गर्दन में लग सकता है, सर में लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो सिवियरिटी बहुत हाई हो गई। अब इसको कम करने का तरीका ही है कि हम प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंज करें। अगर मैंने सीलिंग फैन में ऐसा सिस्टम लगा दिया कि उसके बाहर में केज लगा दिया, यानी कि जाली लगा दिया, जैसे कि हमारे टेबल फैन वगैरह में होते हैं, आपने देखा होगा टेबल फैन में चारों तरफ में केज लगा होता है, जाली लगा होता है कि अगर कुछ हो गया मतलब कोई बंदा उसको टच नहीं कर सकता है ना, यानी कोई इसके कंडक्ट में नहीं आएगा, है ना। अगर उसी तरीके का सिस्टम हमने लगा दिया सीलिंग फैन में तो क्या होगा, अगर ब्लेड टूटता भी है तो सिवियरिटी अब कम हो गई, क्योंकि ब्लेड टूटने के बाद में ब्लेड जो है उस केज में अटक जाएगा तो सिवियरिटी बहुत कम हो गई। तो सिवियरिटी को कम करने का तरीका है प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंज करना। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोडक्ट का डिजाइन जो आपको कस्टमर आप करके दे रहा है, आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर रहा है और आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिजाइन कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कि 6M मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा आदमी लगेगा, किस तरह का प्रोसेस किया जाएगा, कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या मेथड किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप अकरेंस और डिटेक्शन को कम करने में फोकस करें। यानी कि जो फेलियर हो रहा है या हो सकता है उसके अकरेंस को हम कम करें, और डिटेक्शन अगर हो गया फेलियर या उस कॉज को डिटेक्ट करने के लिए हम सिस्टम लगाएं, पुकायों को सिस्टम लगाएं, इंस्पेक्शन कंट्रोल लगाएं वगैरह वगैरह, उससे मेरा डिटेक्शन में कमी आएगी। यानी कि मेरे एक्शन प्लानिंग में हम सिवियरिटी को, अकरेंस और डिटेक्शन को कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाएंगे। और एक्शन अगर मेरा इफेक्टिव है तो तीनों में से किसी न किसी में कमी आनी चाहिए, नंबर कम होना चाहिए। अगर पहले सिवियरिटी 8 था, अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन चेंज कर दिया तो हो सकता है कि 6 हो जाए। प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने अकरेंस को कम करने के लिए कोई अगर एक्शन लिया है, पहले अकरेंस 6 था, अब ये 4 हो जाएगा या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का आप एक्शन ले रहे हैं, कितना वो इफेक्टिव हो रहा है। उसी तरीके से डिटेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ अगर एक्शन लिया हुआ है, अगर वो इफेक्टिव है तो डिटेक्शन के रेटिंग में कमी आएगी। वो पहले जो था, से फॉर एग्जांपल अगर 9 था, अब कम होकर 6, 5, 4, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी किसी न किसी में कमी आएगी, एक में या मल्टीपल में। हो सकता है कि आपने जो एक्शन लिया उसकी वजह से अकरेंस भी कम हो गया और डिटेक्शन में भी कमी आई, हो सकता है। या कभी कभी उल्टा असर भी हो जाता है, यानी कि आपने पॉजिटिव सोचते हुए एक्शन तो लिया
लेकिन अकर जो पहले 6 का था रेटिंग अब बढ़ गया, यानी कि फेलियर बढ़ गया है। हो सकता है कभी कभी हम जो सोचते हैं एक्शन में वो नहीं होता है और उसका उल्टा होता है, तो आपको एक्शन को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है टीम के साथ में और नए एक्शन को प्लान करके इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों एक्शन प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपने ढंग का एफएमई बना लिया, आपने एक्शन प्रायोरिटी तो निकाल लिया, लेकिन एक्शन प्लान नहीं किया या एक्शन प्लान कर लिया तो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। अगर आपने एक्शन प्लान और इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो एफएमई बनाने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही एक्शन प्लान कीजिए और सही टाइम पर उसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपका रिजल्ट आपको मिले, रिस्क कम हो जाए, फेलियर में कमी आए और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बरकरार।